उन प्रश्नों के अगले सीरीज में है जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे पॉलिटी से रिलेटेड। यह जो टॉपिक होगा संविधान संशोधन, यानी हम इसमें वैसे प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है, यानी वैसे प्रश्न जो ऑप्शन के साथ में अगर आ जाए तो ऑप्शन को पढ़ने के बाद काफी कंफ्यूजन होता है और उस कंफ्यूजन के कारण प्रश्न का उत्तर गलत हो जाता है। तो वैसे ही प्रश्नों के हम लोग सीरीज चल रहे हैं, ये अगला सीरीज है संविधान संशोधन। इसमें सभी प्रश्नों नहीं, सिर्फ कंफ्यूजन वाले प्रश्न पे चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 2 में देखते हैं क्या करा है। प्रश्न 2 में कह रहा है कि भारतीय संविधान में संशोधन होता है। ऑप्शन है धारा 161 के अनुसार, धारा 368 के अनुसार, धारा 386 के अनुसार, धारा 390 के अनुसार। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा धारा 368 के अनुसार। आगे प्रश्न हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों को संशोधन करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो कह रहा है जो संविधान में संशोधन होता है, अधिकांश जो अनुच्छेदों में संशोधित होता है। देखिए हमने इससे पहले हम लोगों ने देखा था जो भारत का संविधान है एकात्मक एवं संघात्मक दोनों तरीके से, कुछ मामले में एकात्मक प्रतीत होता है, यानी उसकी शक्ति एक में केंद्र में निहित है। जैसे हम लोगों ने क्या देखा था, वैसे कौन कौन सी थी शक्तियां, जैसे राज्यपालों की नियुक्ति, फिर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन। तो उन सभी मामलों में हम लोगों ने एक एकात्मक तरह के देखा था, जिसमें राज्यों का समर्थन, यानी कि विशेष बहुमत प्लस राज्यों का अनुसमर्थन, इसमें 50% अत्यधिक राज्यों की आवश्यकता होती थी उसे अनुमोदन करने के लिए, तो उसमें एकात्मक प्रतीत होता था। संघात्मक होता था जिसमें से साधारण बहुमत हो गया, उसमें राज्यों के साथ साथ में क्या होता है, केंद्र का भी योगदान होता है। तो इस तरह से यहाँ पे वही प्रश्न उसी से रिलेटेड देखिए पूछा गया, अनुच्छेदों में को संशोधित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई गई। अधिकांश, तो अधिकांश साधारण बहुमत। साधारण बहुमत क्या होता है, आधे से अधिक जो संसद के द्वारा पास किया जाता है वो साधारण बहुमत होता है। अधिकांश जो होता है वो साधारण बहुमत के द्वारा ही होता है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या 2/3 बहुमत होता है? हाँ 2/3 से होता है, लेकिन कुछ विशेष है, जैसे महाभियोग जब लागू होता है तो उसमें 2/3 बहुमत होता है, उसमें विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है ना, जिसमें उपस्थित एवं मत देने वाले संख्याओं का 2/3 से अधिक होना चाहिए। देखिए 2/3 बहुमत प्लस राज्यों का अनुमोदन, यही एकात्मक प्रतीत कराता है। उपरिक्त में से कोई नहीं थी, साधारण बहुमत हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या संघात्मक। एकात्मक और संघात्मक समझ गए ना, संघ मतलब भारत राज्यों का संघ है, यानी उसमें राज्यों की भी अनुसमर्थन चाहिए, जिसमें से विशेष बहुमत में हम लोगों ने देखा था आधे से अधिक राज्यों का अनुसमर्थन। तो वही कहने का मतलब हुआ जो हम लोगों ने संविधान की विशेषताएं वाले टॉपिक में देखा था। 14 में अब हम लोग देखते हैं भूतकालिक प्रभाव से लागू होने वाला अपनी तरह का पहला संविधान संशोधन अधिनियम कौन है। 5वां है, 8वां है, 10वां है, 11वां है। तो देखिए इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा 1961वां, 10वां हो जाएगा। ये जो 10वां संविधान संशोधन 1961 में हुआ था, भारत में पुर्तगाली शासन के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों जैसे दादर एवं नगर हवेली को भारत में शामिल कर उन्हें केंद्र शासित प्रदेश राज्य का दर्जा दिया गया। तो वही भूतकालिक प्रभाव से लागू होने वाला अपनी तरह का पहला। बहुत सारे लोग तो ये प्रश्न देखेंगे तो ऐसे ही वो समझ नहीं पाएंगे कि क्या कर रहा है, लेकिन एक्चुअली रूप से वह 10वां संविधान संशोधन था, 1961 में हुआ था। नेक्स्ट हम लोग 15 में देखेंगे। 15 में कह रहा है कि संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि निर्वाचक मंडल अपूर्ण है। देखिए क्या हो गया, एक संविधान में संशोधन किया गया। पहले क्या था कि इस संविधान संशोधन होने से पहले राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों को भी क्या चुनौती दिया जा सकता था, लेकिन जो ऑप्शन दिया है 9वां, 11वां, 12वां और 14वां, तो इसमें से जो 11वां संविधान संशोधन के तहत, अब 11वां कब होता है तो 10वां और 11वां ध्यान में रखेंगे, दोनों वर्ष 1961 ईस्वी में ही संपन्न होता है। लेकिन जो 11वां संविधान संशोधन होता है इसके मध्य में यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि निर्वाचक मंडल अपूर्ण है। तो ये काफी अहम रहा। उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने की आवश्यकता, ये भी क्या कर दिया गया, वह आवश्यकता था जिसको समाप्त कर दिया गया। चलिए अब हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 16 को भी, आइए देख लेते हैं। कह रहा है कि भारत कि संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि जो उपराष्ट्रपति के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना आवश्यक है। देखिए पहले क्या था कि उपराष्ट्रपति को जो चुनाव होता था उसमें संयुक्त बैठक यानी लोकसभा राज्यसभा के संयुक्त बैठक बुलाना आवश्यक होता था, लेकिन वह खत्म कर दिया गया। कौन सा ऑप्शन में 11वां, तो वही 11वां संविधान संशोधन के तहत। चलिए 17 में भी चर्चा कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 17 क्या करा, 17 में करा कि संशोधन द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। 12वां, 13वां, 14वां और 36वां, किस संशोधन द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया, तो वह 12वां के द्वारा, 13वां के द्वारा, 14वां के द्वारा। तो वह प्रश्न संख्या सही हो जाएगा 1962। अब याद करिए 1962 कब होता है, वह होता है 13वां संविधान संशोधन 1962 में होता है। इसी संविधान संशोधन के तहत नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया। आगे 18वां, काफी अच्छा प्रश्न है, इस पर भी चर्चा कर लेते हैं क्योंकि ये सब प्रश्न थोड़ा पूछे जाते हैं। देखिए नागालैंड वाला हो गया, बहुत सारे लोग 13वां 14वां में भी कंफ्यूज कर जाते हैं, तो ध्यान रखेंगे 13वां को नागालैंड में, 13वां जो संविधान संशोधन 1962 में हुआ था। आगे की संविधान संशोधन द्वारा पंजाब राज्य को पुनर्गठित करके पंजाब और हरियाणा राज्य एवं चंडीगढ़ के शासित प्रदेश स्थापना की गई। यह भी काफी अच्छा प्रश्न। देखिए क्या होता है वर्ष 1966 ईस्वी में। अब ये सोचना है कि 1966 कब होता है, वह होता है ऑप्शन में देखिए 14वां, 18वां, 22वां है। तो इस प्रश्न संख्या का सही जवाब 18वां हो जाएगा। 18वां संविधान संशोधन 1966 में पंजाब राज्य को पुनर्गठित किया जाता है, पुनर्गठित कर पंजाब और हरियाणा राज्य बनाया जाता है और केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना की जाती है चंडीगढ़। आगे 19 में देखिए संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को किस संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया। देखिए ये भाषा से रिलेटेड है, तो हम लोगों ने देखा था इससे पहले वाले जब पॉलिटी का पूरा हम लोगों ने बेसिक एडवांस सॉल्यूशन किया तो उसमें चर्चा किए थे कि किस तरह से इसका 21वां, 71वां और 52वां, ये तीनों इंपॉर्टेंट है क्योंकि तीनों में क्या किया गया, भाषा को इंक्लूड किया गया। प्रश्न उठता है 21वां कब हुआ, 21वां 1967 ईस्वी में होता है। दूसरा हमने बात किया था 71वां, 1992 में होता है। और तीसरा हमने बात किया था 52वां जो 2003 में होता है। तो 21वां संविधान संशोधन में सिंधी भाषा को इंक्लूड किया जाता है। 71वां संविधान संशोधन 1992 में मणिपुरी, कोकनी इनको शामिल किया जाता है। फिर 52वां संविधान संशोधन में बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को शामिल किया जाता है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे 19 के बाद
20 में भी देख लेते हैं। 20 में करा कि संविधान संशोधन द्वारा मेघालय राज्य की स्थापना की गई। अब देखिए मेघालय है 13वां 18वां 22वां 36वां, यह हो जाएगा 22वां संविधान संशोधन 1969 ईस्वी के द्वारा क्या किया जाता है, मेघालय राज्य की स्थापना की जाता है। तो तीन चीज़ों को हम लोगों ने देखा, तीन राज्य मुख्यकर नागालैंड देखा जो हम लोगों ने देखा था कि 1962 ईस्वी में, उसके बाद पंजाब को देखा 1966 में, अब मेघालय को देखे 1969 ईस्वी में 22वां संविधान संशोधन के तहत। अब जो हम लोगों ने क्या देखा था, 18वां संविधान संशोधन 1966 था वो। फिर देखिए संसद के मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संविधान के किस संशोधन द्वारा दिया गया। कह रहा है इस ऑप्शन में से कौन सा ऐसा है जिसमें द्वारा संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार संविधान के संशोधन द्वारा किया गया था। यह भी प्रश्न काफी अच्छा हुआ। 24वां संविधान संशोधन, 24वां संविधान संशोधन। अब प्रश्न उठता है कि 24वां में आखिर क्या हुआ था, जो क्या किया गया संविधान में मौलिक अधिकारों के संविधान को। देखिए गोलकनाथ मामला जो संविधान संशोधन 1967 ईस्वी में हुआ था उसी से रिलेटेड था, उसी में से ये मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार दिया गया था, जिसमें गोलकनाथ मामले में हम लोगों ने देखा था किस तरह से वह क्या कहता है, जो संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था उसके तहत चैलेंज किया जाता, तो वही प्रावधान यहाँ पे किया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा 22वां में देसी नरेशों और प्रोविंसों को विशेष अधिकार की संविधान। देखिए देसी नरेशों और प्रोविंसों को किस संवैधानिक संशोधन, पहले क्या था, जो देसी नरेश और प्रोविंस थे उसको मान्यता मिला हुआ था, लेकिन उसको संविधान संशोधन के तहत हटा दिया गया। कौन हटा दिया गया, 24वां 26वां 27वां, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए ये जो 26वां हो जाएगा 22 का, तो 26वां संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया, ये एक था माधवराव सिंधिया बनाम भारत संघ हुआ था, वही प्रिवी प्रिंस मामले में। तो बाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय से उत्पन्न कठिनाइयों को दूर करने के लिए इसका क्या किया गया, इस तरह का प्रावधान किया गया। तो यह हो जाएगा 26वां संविधान संशोधन। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 23 में देखते हैं कि संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा सीटों की अधिकतम संख्या 545 कर दी गई। 30वां 31वां 32वां 33वां। देखिए दोनों इंपॉर्टेंट है। एक तो देसी नरेशों, ऊपर वाला जो प्रश्न था कि प्रिवी प्रिंसों का विशेष अधिकार और संवैधानिक संशोधन के तहत हटा दिया गया, वो हम लोगों ने 26वां संविधान संशोधन देखा। अब प्रश्न उठता है कि अधिकतम लोकसभा सीटों की जो संख्या है वह पहले 525 था, उसे बढ़ाकर 545 कर दिया गया। कौन, 30वां 31वां, तो 31वां संविधान संशोधन था शायद, हाँ यही होना चाहिए, जो 1973 ईस्वी में किया गया था। 24वां में देखेंगे सिक्किम को भारतीय संघ के राज्य दर्जा प्रदान की संविधान संशोधन दिया गया। देखिए एसोसिएट राज्य है, एसोसिएट स्टेट, पहले सिक्किम को एसोसिएट राज्य बनाया जाता है। वह 34वां संविधान संशोधन 34वां था या 35वां था, एक बार सोचने दीजिए, 34वां नहीं सॉरी 35वां था। 35वां संविधान संशोधन के तहत जो 1974 ईस्वी में होता है उसके तहत एसोसिएट राज्य का दर्जा दिया जाता है। फिर कुछ समय बाद 35वां संविधान संशोधन होता है। अब प्रश्न उठता है कि जो 35वां तो हो गया, अब 36वां में से पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाता है। अब क्या होता है, क्या 36वां जो हुआ क्या उसी वर्ष में हुआ, 35वां तो हम लोगों ने देखा 1974 में, अब जो 36वां होता हुआ 1975 में होता है, यानी एक साल बाद होता है, जिसके तहत सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा। ये काफी इंपॉर्टेंट है। 26 में देखिए कि संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के सदस्यों सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 62 कर दी। जो राज्य लोक सेवा आयोग है, जितने भी राज्य, चाहे बिहार में हो तो बीपीएससी, यूपी में है तो यूपीपीसीएससी, तो इस तरह के जो राज्य लोक सेवा आयोग है उसकी जो उम्र सीमा थी वो 60 थी, उसे बढ़ाकर 62 कर दिया गया। तो प्रश्न पूछा कौन सा संविधान संशोधन के तहत ऐसा किया गया, तो 41वां संविधान संशोधन था, वह 1976 ही था ना, हाँ 76 ही था, 42वां भी क्षेत्र में हुआ था, उसी के तहत क्या कर दिया गया, इसे बढ़ा दिया गया। चलिए आगे हम लोग देखेंगे 36 के बाद 31 में देखेंगे कि संविधान संशोधन द्वारा, बाकी ऊपर वाले हैं जो आप समझ जाएंगे। शिक्षा को किस समवर्ती, देखिए कि संविधान संशोधन द्वारा राज्य सूची में क्या किया गया, समवर्ती सूची में लाया गया शिक्षा को। पहले शिक्षा राज्य सूची में था, फिर समवर्ती सूची में लाया गया। क्या शिक्षा को ही लाया गया था, वह मेरे अनुसार 42वां ही होना चाहिए, क्योंकि उसके साथ साथ में और भी बहुत सारे को शामिल किया गया था, जैसे शिक्षा हो गया और हम वन भी आ जाता है, और देखिए कौन कौन था, संपदा भी था, जनसंख्या नियंत्रण भी था, परिवार नियोजन, ये सभी को, पक्षियों की सुरक्षा भी था, ये सभी बाढ़, ये सभी आदि को हटाकर संपत्ति सूची में ले आया। चलिए आगे हम लोग देखेंगे 31 में कि संविधान संशोधन द्वारा किन्हीं विशेष परिस्थितियों में नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों के ऊपर अधिक महत्व देने का प्रावधान है। देखिए करा कौन ऐसा संविधान संशोधन था किन्हीं जो विशेष परिस्थिति में नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों के ऊपर अधिक महत्व देने का प्रावधान किया गया था। याद करिए 42वां संविधान संशोधन। अब आखिर ऐसा क्या हुआ था 42वां संविधान संशोधन, इसमें नीति निर्देशक के मूल अधिकारों के ऊपर अधिक महत्व दिया गया था, किसको, नीति निर्देशक तत्व को। तो यह तो हम लोगों ने देखे 42वां संविधान संशोधन था। तब 42वां संविधान संशोधन में क्या किया गया, इसमें नीति सिद्धांतों को मूल अधिकार के ऊपर रखा गया। इसमें हम लोगों ने देखा था, इसमें 3 शब्द भी समाहित किए गए थे। तो जो 31 के ग था, इसी में किया गया था कि जो 31 के ग को जोड़कर यह प्रावधान किया गया कि नीति निर्देशक तत्व का प्रभावी करने के लिए मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। चलिए आगे हम लोग प्रश्न देखेंगे 35 में, संविधान संशोधन के किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति का कोई मामला मंत्रिपरिषद के द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया। देखिए पहले क्या था, जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें से क्या दिया गया था कि राष्ट्रपति को कोई भी मंत्रिपरिषद को भेजा गया जो है प्रस्ताव, उसे मानने के लिए बात था। लेकिन जब 44वां संविधान संशोधन होता उसमें इस बाध्यता को हटाकर क्या कर दिया गया, पुनर्विचार के लिए भेजने के लिए उसे मान्यता दिया गया। तो करा कोई मंत्री पुनर्विचार किए जाने के वापस भेजने का अधिकार दिया गया। तो मेरे अनुसार तो वह 44 ही होना चाहिए, इसमें ऑप्शन 42। चलिए आगे देखिए आ जाएगा प्रश्न उस तरह का। चलिए 37 में देखिए कि संविधान संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली माना। आगे ना प्रश्न इस तरह का प्रश्न पहले देखा था कि नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा
क्या किया गया, अधिक प्रभावशाली बनाया गया। तो प्रश्न संख्या क्या था, 42वां संविधान संशोधन था। अब आखिर 42वां में क्या ऐसा हुआ था, तो हमने अभी चर्चा किया था कि अनुच्छेद 31 के ग जोड़कर यह प्रावधान किया गया कि नीति निर्देशक तत्व को प्रभावी करने के लिए मूल अधिकार में संशोधन किया जा सकता है। तो यह 42वां संविधान संशोधन के तहत ही किया गया था। वह इंदिरा गांधी के समय में वर्ष 1976 में हुआ था, क्योंकि आपको पता होगा 42वां को मिनी संविधान संशोधन में किया था। इसमें बहुत सारे चीज़ों को समाहित किया गया था, भाई सारी चीज़ों में संशोधन भी किया गया था। इन सभी की चर्चा हम लोग करेंगे। 41 देखिए कि संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की संख्या 7 से घटाकर 6 कर दिया गया। कहा कि संविधान संशोधन स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की संख्या पहले 7 थी, उसे घटाकर 6 कर दिया गया। तो अच्छा प्रश्न है, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन। अब क्या ऐसा हटाया गया, याद करिए, संपत्ति के अधिकार को, जो मौलिक अधिकार था, इसी संपत्ति के अधिकार के मामला को लेकर गोलकनाथ में हुआ था कि वो संपत्ति रखने का अधिकार, उसे अर्जित करने का, उसे आए, तो उसको लेकर गया था। गोलकनाथ वाले मामला में भी तो यही हुआ था ना, कि जो हेनरी और विलियम के परिवार के पास पंजाब के जालंधर में 500 एकड़ जमीन होता है। उसके बाद 1953 में पंजाब सिक्योरिटी एंड लैंड टेन्योर एक्ट चरण के तहत पंजाब सरकार ने निर्धारित किया कि गोलकनाथ भाइयों के प्रति व्यक्ति 30 एकड़ जमीन रखने की छूट दी जाएगी। बकाये में कुछ जमीन बटाईदारों को दे दी जाएगी, बाकी सरकार के पास जमीन रहेगी। तो गोलकनाथ के भाइयों ने पहले 1953 से 65 तक पंजाब हाईकोर्ट में गया, वहाँ से हारने के बाद 65 में उन्हें अनुच्छेद 32 के तहत, 32 में क्या है आप याद करिए, बंदी प्रतिरक्षण, परमादेश, अधिकार परीक्षण, इसके तहत सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दायर किया। गोलकनाथ के परिवार ने यह तर्क भी दिया कि उनके संपत्ति रखने का अधिकार है, किसके तहत, 19 के 1 के F के तहत, अर्जित करने और कोई भी व्यवसाय करने का मौलिक हनन करता है, इस तरह का। तो इसके तहत वो गए थे। तो याद करिए, इन सभी काफ़ी इंटरेस्टिंग ये सब मामला रहा था। गोलकनाथ मामला आप देख लीजिए, फिर इसके बाद केशवानंद भारती आ जाएगा। इन सभी पे हम लोग चर्चा करते हुए चलेंगे। केशवानंद भारती 1967 में ही गोलकनाथ के दौरान हो चुकी थी, हालांकि वो उसका जो डिसीजन आता है वो समय के बाद आता है। तो ये था 42 में क्या था, हम लोगों ने देखा मौलिक अधिकारों की संख्या 7 से घटाकर 6, 44वां संविधान संशोधन में संपत्ति का अधिकार। 42 में देख लिए संविधान के संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से निकाल दिया गया। तो वह 44वां संविधान संशोधन ही था, इसमें बिल्कुल आप कंफ्यूज ना करेंगे, जिसमें संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार, संपत्ति का अधिकार 19 के 1 में F में था संपत्ति का मूल अधिकार। इसी के लेकर गोरखनाथ मामला वाला भी केस हुआ, जिसके तहत उनके भाइयों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, वहाँ से हारने के बाद सुप्रीम कोर्ट गए। तो फिर आप देखेंगे कि फिर 24वां संविधान संशोधन किया जाएगा। 24वां 1971 में 24, 25, 26 माधवराव सिंधिया के तहत इन सभी संशोधन किया जाएगा। और इन सभी जब ये संशोधन होगा तो उसमें देखेंगे अहम निर्णय भी निकल कर सामने आएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 43वां क्या है, भारतीय न्यायपालिका की शक्तियों को सर्वाधिक क्षति 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पहुंचाई गई। न्यायपालिका की गरिमा को पुनर्स्थापित करने की दृष्टि से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया। यस, बिल्कुल सही बात है कि करा भारतीय न्यायपालिका की शक्तियों का सर्वाधिक क्षति जो 42वां संविधान संशोधन इंदिरा गांधी के समय में वर्ष 1976 में हुआ था। इसी में के समय में एक स्वयं समिति आती है जो मौलिक कर्तव्यों का बताएगा किस तरह से मौलिक कर्तव्य को भी शामिल किया जाए। तो वो चर्चा आगे हम लोग करेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि सबसे अधिक क्षति जो न्यायपालिका की गरिमा को पुनर्स्थापित करने की दृष्टि से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम है। इसमें क्या कर दिया गया था, बहुत सारे अधिनियम क्षति पहुंचाई गई थी न्यायपालिका को सकते हैं, लेकिन उसी को गरिमा को बनाए रखने के लिए 43वां 44वां हुआ। 43वां में क्या हुआ, आप याद करिए, 43वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसके तहत बहुत सारे 42वें संविधान संशोधन को जो मतलब एक तरह से कहिए कि उचित नहीं था, उसे रिमूव किया गया। फिर 44वां में आपकी सरकार इंदिरा गांधी की सरकार गिरती है, पहले केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार आती है, उसी के संविधान में 44वां संविधान संशोधन 1978 में होता है। तो वही दोनों के तहत उसको बनाए रखने के लिए ये किया जाता है। तो प्रश्न अच्छा था। चलिए आगे हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के द्वारा दी गई सलाह पर पुनर्विचार करने की अपेक्षा कर सकेगा। राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचारों के बाद दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा। यह ऊपर निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारतीय संविधान में अंतः स्थापित किया गया। देखिए, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से उसके द्वारा दी गई सलाह पर पुनर्विचार करने की अपेक्षा करेगा। तो ये 44वां में किया गया था ना। देखिए प्रश्न आया था ना, जो हमने कहा उसकी चर्चा बाद में कर लेगी। 44वां में क्या किया गया था, 42वां में था कि बाद किया गया कि कोई भी मंत्रिपरिषद से कोई भी अगर सलाह मतलब भेजा जाएगा कोई भी, तो उसे मानने के लिए राष्ट्रपति क्या है, बाध्य है। लेकिन इस 44वां में क्या किया कि एक बार राष्ट्रपति पुनर्विचार करने के लिए वह क्या कर सकता है, भेज सकता है मंत्रिपरिषद को। चलिए ये तो था हमारा 44वां था। आगे 46वां देखेंगे। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनेक आपत्तिजनक अंशों को रद्द करने के लिए कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया था। हमने देखा 43वां 44वां। अब देखिए दोनों ऑप्शन में, इस कंडीशन में आप किसे मारेंगे, यहाँ पे काफी कंफ्यूजन होगा बहुत सारे लोगों को। तो पहले देखिए कि करा संविधान संशोधन अधिनियम की अनेक आपत्तिजनक अंशों को रद्द करने के लिए कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया था। मुख्य रूप से जो आपत्तिजनक जो संविधान संशोधन पारित करने के लिए वह 43वां संविधान संशोधन किया गया था, ये आप ध्यान में रखेंगे। हालांकि 44वां में भी हटाया गया, लेकिन मुख्य रूप से 43वां इसीलिए किया गया था कि कुछ धाराओं को समाप्त किया जा सके। तो इसलिए 43वां होगा, कभी न 44वां इस प्रश्न में मारेंगे। हाँ, अगर प्रश्न थोड़ा देखिए ऊपर में क्या था 43वां 44वां, फिर से देखिए क्या था, कह रहा है कि न्यायपालिका की गरिमा को पुनर्स्थापित करने की दृष्टि से, उसमें 43वां 44वां दोनों था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ कह रहा है कि आपत्तिजनक अंशों को रद्द करने के लिए, तो 43वां लाया ही इसलिए गया था। 47 में देखिए कि संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से, अब प्रश्न उठा कि 43वां संविधान संशोधन कब होता है, यह भी आपके माइंड में प्रश्न उठा होगा। तो आप ध्यान में रखिए 43वां संविधान संशोधन भी जो होगा वह 1978 है ना, उसी के आसपास में होगा, 78 ही होगा, एक बार आप देख भी लेंगे। 43वां 78 बोल दिया ना, नहीं 43वां 1977 होगा।
44वां 1978 है, तो ध्यान में रखेंगे 43वां 1978। फिर कह रहा है कि संविधान संशोधन अधिनियम के तहत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री के निर्वाचन को सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में चुनौती देने के अधिकार को समाप्त किया गया। एक प्रश्न पहले भी आया था कि उसमें क्या कहा गया था कि चुनौती नहीं दी जा सकती है, तो वही कहा कि संविधान संशोधन के माध्यम से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री के निर्वाचन को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, तो वह हो जाएगा 39वां संविधान संशोधन। अब प्रश्न उठता 39वां कब हुआ था, तो वह 1975 में हुआ था। तो एक प्रश्न और भी आया था ना, 11वां संविधान संशोधन शायद था, हाँ याद आ गया, वह 11वां था, 61 में था। उसमें क्या किया गया था, व्यवस्था की गई थी कि सिर्फ राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि निर्वाचक मंडल अपूर्ण है। तो अगर निर्वाचक मंडल अपूर्ण नहीं है, इस पर चुनौती नहीं देना, वो 11वां हुआ था। अब क्या कर रहा है कि उस निर्वाचन से संबंधित है, देखिए ये निर्वाचक मंडल था 11वां और ये 39वां निर्वाचन है, तो दोनों में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर 11वां यही इसी ऑप्शन में डाल दिया था तो बहुत सारे लोग उसे पढ़कर 11वां मान लेते हैं और तब तक खुश होते जब तक आयोग के द्वारा आंसर की ना जारी कर दिया गया होता। तो यह हो जाएगा कि संविधान संशोधन के माध्यम से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा निर्वाचक को सर्वोच्च न्यायालय में तथा उच्च न्यायालय में चुनौती 39वां संविधान संशोधन 1975 है, बिल्कुल ध्यान में आप रखेंगे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 43वां, 44वां, 45वां, 46वां, 47वां। आगे देखिए, आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए, जो इंपॉर्टेंट था। तो आज के लिए यही रहने देते हैं, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आगे चर्चा करेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट प्रश्न यहीं तक हम लोगों ने टिक किए हुए थे।